आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने निसंदेह भारत के डिफेंस सेक्रेटरी का वो इंटरव्यू सुन रखा होगा जो एएनआई को उन्होंने दिया है। अगर आपने सुन रखा है तो आपके मन में असमंजस्य का भाव होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो निसंदेह आपके मन में आतुरता का भाव होगा कि आखिरकार ऐसा क्या कह दिया गया है F-35 और Su-57 के भविष्य के बारे में। क्या वाकई भारतीय वायुसेना के रंग में इन एयरक्राफ्ट्स को हम देख पाएंगे? आइए जानते हैं कि भारत का डिफेंस सेक्रेटरी ने इसको लेकर क्या टिप्पणी करी है और क्यों इस समय लोग इसको लेकर काफी कंफ्यूज है। हाल ही में स्मिता प्रकाश मैम के साथ इंटरव्यू में जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि इस समय तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत Su-57 या F-35 की तरफ जा रहा है, लेकिन हम कंफर्म करना चाहेंगे कि अभी भारत किसी भी देश के साथ, फिर चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, फॉर्मल टॉक्स में इंगेज नहीं है। उन्होंने कहा निसंदेह दोनों प्लेटफॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, फिर चाहे वो F-35A हो या फिर Su-57E हो, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर ने कंफर्म कर दिया शुक्रवार को कि भारत इस समय किसी भी देश के साथ जो फॉर्मल टॉक है वो नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा जो ध्यान है ये पूरी तरीके से हमारे खुद के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर टिका हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि 8 वर्ष के अंतर्गत आप देखेंगे कि एमका आपको वास्तविकता का रूप लेता नजर आएगा। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस समय F-35A और जो Su-57E को लेकर बातचीत चल रही है वो इनफॉर्मल है नेचर में, यानी कि फॉर्मल टॉक्स नहीं है, औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है। यहाँ पर सिर्फ इस समय इनफॉर्मल जो टॉक्स हैं वही डिस्कस की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल अभी ऐसा कोई भी डेवलपमेंट होता है तो अवगत जरूर करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि हम इस समय ज़्यादा फोकस जो दे रहे हैं वो अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटी को दे रहे हैं। और जब भी हम 5th जनरेशन फाइटर की बात करते हैं तो हमारा पहला ध्यान होता है एमका के ऊपर, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोगों के मन में इसको लेकर कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हुई? क्या वो सारी रिपोर्ट्स गलत थी जहां पर भारत और रशिया के बीच में Su-57 को लेकर बातचीत करी गई है? देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग सिनेरियो को मिलाने की वजह से लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने आज तक ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया है कि वो Su-57 को लेकर बात कर रहे हैं। ना ही रक्षा मंत्रालय ने आज तक इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि F-35 को लेकर वो बात कर रहे हैं। ये जो भी रिपोर्ट्स आती हैं ये प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की तरफ से आती हैं, जहां पर वो इनके सोर्सेस से बात करते हैं। अब सोर्सेस में उनके अधिकारी भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, और जो चीजें चल रही होती हैं उसके अनुरूप ही जो आर्टिकल है वो लिखे गए होते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है या उनकी जो टीम है वो कांटेक्ट करती है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, यानी कि वो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 60 से 70% उसमें सच्चाई ज़रूर होती है। अब रही बात Su-57 को लेकर के, क्योंकि पास्ट की रिपोर्ट तो यही इंगित करती है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंटरेस्ट व्यक्त किया है, तो निसंदेह जब आप किसी भी देश को इतना बड़ा ऑफर देंगे जहां पर आप कहेंगे कि हम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्लीट सोर्स कोड, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो वो देश नज़रअंदाज तो आपको करेगा नहीं, वो आपके ऑफर्स को देखेगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस इंटरव्यू में भी कभी नहीं कहा कि दूसरे प्लेटफॉर्म का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। ये हमारी रिक्वायरमेंट, सिनेरियो और कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम कितना ज़्यादा उसको लेकर इस समय सीरियस हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक बात जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भले ही इन्होंने 8 साल बोला हो, लेकिन 2035 के पहले वो आता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी अंडर डेवलपमेंट है। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान को चाइना अगले वर्ष तक 40 J-35 भी दे देता है तो ये भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर सर ऑलरेडी कह चुके हैं कि जब आपके सामने गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार टेक्नोलॉजी होगी, एक्सेप्शनल सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी होगी, तो राफेल ने जो एयर सुपीरियरिटी बना के रखी है वो कॉम्प्रोमाइज होना निश्चित है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि राफेल उनसे पूरा हार जाएगा, लेकिन राफेल के लिए चैलेंजेस कई गुना बढ़ जाएंगे। वो भी तब हमारे लिए कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है जब आपके पास राफेल जैसे एडवांस फाइटर काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में हो। और इसीलिए भारतीय वायुसेना के कई अधिकारियों ने कहा है कि रशिया का जो ऑफर आ रहा है इसको भारत को दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए।
अच्छा, कुछ रक्षा मामले के जानकार लोग ये भी मानते हैं कि अगर बातचीत चल भी रही होगी, तो इस समय भारत उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा सबके सामने, क्योंकि ये चीज़ें सीक्रेसी की डिमांड करती हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो वो सीक्रेसी की डिमांड करता है। हो सकता है जब सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएँ, तब हमें इसके बारे में पता चले। हालाँकि ये सारे जो बातें हैं, ये संभावनाओं के आधार पे हो रही हैं। लेकिन अभी एक चीज़ तो क्लियर है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर जो भी डिफेंस सेक्रेटरी सर ने कहा है, वो 100% सही है, क्योंकि आप कभी भी सुपर पावर इंपोर्टेड फाइटर्स के दम पे नहीं बन सकते। निसंदेह SU-57 या F-35 भले 1 से 2 या 3 स्क्वाड्रन पे आए, चाहे वो 18 एयरक्राफ्ट हों, चाहे वो 36 हों, चाहे वो 54 हों, ये हमारे लिए सिर्फ एक आंतरिक समाधान होगा। हमें इन आंतरिक समाधानों के पीछे अपना जो प्राइम गोल है, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दौरान ये भी हम नहीं कह सकते कि इन एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या भारत के लिए इस समय सही टाइम है SU-57 या F-35 पे जाने का? या आप भी डिफेंस सेक्रेटरी के इस बयान से सहमत हैं, जहाँ पर पूरा फोकस एमका पर बनाए रखने की बात कही गई है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत की रणनीति सही जा रही है, या आपको लगता है यहाँ पर कुछ बदलाव होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली रिपोर्ट में बात कर लेते हैं उत्तम एसा के बारे में। कल के वीडियो में हमने आपको संभावना के बारे में बताया, जहां पर 2026 में हमें उत्तम एसा रडार के साथ तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर डीआरडीओ की प्लानिंग सिर्फ अब तेजस तक सीमित नहीं है। पेरिस एयर शो के दौरान रिपोर्ट इंगित करती हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने उत्तम एसा रडार को उन ग्लोबल एयर फोर्सेस के सामने रखा है जो नॉन एसा जेट्स को ऑपरेट करती है। यानी ऐसे एयरक्राफ्ट जो एसा रडार से इक्विप नहीं है, उनको एसा रडार अपग्रेड का जो ऑफर है, ये दिया गया है, या प्रपोजल दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि कई देशों ने भारत के इस प्रपोजल को लेकर अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी एसा रडार को तेजस में ही आना बाकी है, और 41वां तेजस मार्क 1A वो पहला तेजस होगा जिसमें इस रडार सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। ये रडार अपने सुपीरियर टारगेट ट्रैकिंग और एंगेजमेंट फीचर्स के लिए जाना जाएगा, और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको ऑलरेडी भारत के एयर डिफेंस के लिए एक गेम चेंजर मानते हैं। क्योंकि उत्तम एसा रडार की बात करें तो ये 912 टीआर मॉड्यूल्स को फीचर करता है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है, और ये तेजस मार्क 1A की ताकत को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत सारे देश इस समय कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं, और ऐसे में जो हमारा उत्तम एसा है उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। एडिशनली इस समय डीआरडीओ का प्राइम फोकस गैलियम आर्सेनाइड से हटकर गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर है, और उत्तम मार्क 2 जो होने वाला है बेसिकली वो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, लेकिन उसको एक्सपोर्ट किए जाने पर अभी इनकार किया गया है। वो रडार सिर्फ हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलेगा, और आगे चल के विरूपाक्ष रडार के रूप में वही रडार सिस्टम हमें जो सुखोई 30M के आई है उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि विरूपाक्ष की बात करें तो वो उत्तम मार्क 2 का स्केल अप वेरिएंट है, जहां पर 2000 से ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, और हमारा सुखोई 30M के आई एक मिनी एवैक्स के तौर पर वहां परफॉर्म करेगा। और आप सोचिए, विरूपाक्ष और गांडीव का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये कॉम्बिनेशन कितना लीथल होगा, और कितने दूर से ही हम एनिमी के जेट्स को, उनके एवैक्स को या रिफ्यूलर्स को मार गिरा पाएंगे, आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी गांडीव की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।